हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है एमसीक्यू पैटर्न पे। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है इतिहास का। ठीक है, तो इतिहास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका बाकायदे डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो बहुत चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ का जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर जो है यही रहने वाले हैं। क्योंकि ये है आपका मिडाइवल हिस्ट्री का प्री मिडाइवल। तो प्री मिडाइवल हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एक हड़प्पा, ये है एक हड़प्पा। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका वैदिक। ठीक है ना, वैदिक। साथ ही साथ और भी आगे टॉपिक है, लेकिन लेकिन इन दोनों टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर एग्जाम में डायरेक्टली छपते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन से बाइलिंगुअल्स हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ओवरऑल चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी उसमें प्रोवाइड करा दी गई है और थ्योरी भी कवर कर लीजिएगा ताकि आपको एमसीक्यू पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको कोई भी परेशानी ना हो उनको सॉल्व करने में। ठीक है, और जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेते हैं तो अभी भी आपने अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो अभी भी पढ़ करके बल्कि पास ही नहीं होंगे, एग्जाम को टॉप करने की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अगर अब से आप तैयारी कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन से कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है या फिर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हड़प्पा नदी है ये रावी नदी के तट पे स्थित है। ब्यास नहीं, सतलज नहीं, घग्गर नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है जो कि पंजाब में है। ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है जो कि पंजाब में है। घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगा स्थित है। क्या स्थित है? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है ना, तो यहां पे जो सतलज नदी है इसके रोपड़ और यहाँ पे जो कालीबंगा है ये किस नदी पे? घग्गर नदी पे। ये दोनों के दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा रावी, रावी नदी के तट पे स्थित है। अब मैं बता दूं आपको कि जो हड़प्पा शहर है सबसे मुख्य शहर है किसका? सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या फिर जो आपकी सभ्यता थी, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर था वो हड़प्पा था। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मैं इन दोनों के बारे में एक विशेषता बता दूं। पिगट महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी बोला था। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। इन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, क्योंकि ये दोनों शहर अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित थे। चूंकि सबसे पहले 1922 में, ठीक है ना, सबसे पहले 1921 में, 1921 में, और ये 1922 में। ठीक है ना, ये 1922 में, ये 1922 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ये 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, राखल दास बनर्जी। उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक है ना, और जॉन मार्शल ने इन दोनों सिविलाइजेशन के, ये जो सिविलाइजेशन है इन दोनों शहरों की खोज हो जाने के बाद इन्होंने कहा कि देखो बाबू, ये दोनों शहर खोजे जा चुके हैं। पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता है, बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है ना, यानी कि उस समय
जब ये सभ्यता रही होगी तो उस समय इतनी ज्यादा डेवलप थी कि इन दोनों शहरों के जैसा कोई शहर डेवलप नहीं था। क्यों कहा था, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे इन्होंने 1924 में 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा, ये उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन्होंने 1924 में यह घोषणा कर दिया कि देखिए एक नई सभ्यता भारत में पाई गई है। कहां तक विकसित थी, तो भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का जो सबसे निचला हिस्सा दैमाबाद, ठीक है, और ऊपर जो कश्मीर है वहां तक डेवलप थी। कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी। बात समझ में आ गई। तो ये आपको इतने पॉइंट्स याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जरूरी फैक्ट थे, हमने आपको बता दिया। तो बेसिकली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है आपका रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चलें भाई, ये क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अगर पूछ देता है तो भी, डाक यार्ड पूछ दे तो भी, अगर बंदरगाह पूछ दे तो भी, सही आंसर क्या होगा भाई, लोथल। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, पत्तन था या फिर पत्तन नगर था, ठीक है। और यहां से व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, ठीक है। और भी उस समय जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उन सभी से व्यापार हुआ करता था। मिस्र की हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, और भी सिविलाइजेशन, चीन की सिविलाइजेशन उसी समय डेवलप हुई थी, तो इन सभी से व्यापार होता था। एक तरीके से कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था। यहाँ लोथल जो जगह था, यहाँ पे बंदरगाह था, यहां से व्यापार हुआ करता था अन्य विभिन्न प्रकार के जो सिविलाइजेशन थे, या फिर हम ये कहें कि विदेशों से। बात समझ में आ गई बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हड़प्पा शहर था इसके बारे में ऑलरेडी आपने जानकारी कर लिया। ये जो कालीबंगा शहर है ना, ये आपका राजस्थान में है, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा शहर राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। और इसका जो अर्थ होता था, कालीबंगा का जो अर्थ होता था वो होता था काली चूड़ियां। और ये काली चूड़ियां बेसिकली किसकी होती थी भाई, तांबे की हुआ करती थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है भाई, ये तो पाकिस्तान में स्थित है। चौहदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिला है अगर जिला पूछे तो। और अगर कालीबंगा का जिला पूछ ले तो कालीबंगा का बेसिकली जो जिला है वो हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी फैक्ट है, बता देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि इसमें पर्याप्त आपको बता दिया गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और जो पत्तन नगर था बेसिकली लोथल था कहां पे, तो ये गुजरात में स्थित था। कहां पे स्थित था, गुजरात में स्थित था, ठीक है। लोथल जो था गुजरात में स्थित था। चलिए आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर की गई थी, किसके द्वारा भाई, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने इस सिविलाइजेशन की खोज की थी। और खोज जब की थी तो उस समय थे जॉन मार्शल। ये कौन थे भाई, ये भारतीय पुरातत्व जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के देख रेख में दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की और खुदाई करवाई। तो पता चला कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा शहर किसी जमाने में हुआ करता था या फिर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है 1921 के बाद जस्ट 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज हो गई। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन थी। और ये सिविलाइजेशन जब खत्म हुई उसके बाद वैदिक कल्चर आ गया, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर वैदिक सभ्यता आ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दो बाबू कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने आप में बहुत शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता, यहाँ पे जो शहरी नियोजन था, जो शहर में घर बनते थे उनका जो नियोजन था वो ग्रिड पद्धति था। इस तरीके से ग्रिड पद्धति का मतलब समझ रहे हो,
समकोण पे काटती थी, ऐसे सड़कें जाती थी बीच बीच में, जैसे आज वर्तमान समय में प्लाटिंग होता है ना, प्लाटिंग प्लाटिंग करके लोग बीच बीच में रास्ते बना देते हैं और फिर पूरा अपना प्लाटिंग करा देते हैं, भाई जमीन खरीद लो घर बनवाओ। इस तरीके की पद्धति उस समय डेवलप हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए उस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। शहरी सभ्यता, किस सभ्यता को भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। और बता दूं कि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है 1921 में इसकी खोज हुई थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता चूंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। कारण यही कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी सबसे पहली जो खोजी जाने वाली सभ्यता थी या फिर जो शहर था वो कौन था? हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मुझे लगता है इससे रिलेटेड आपको पर्याप्त फैक्ट पता चले गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? वेयर शुड द लोकेशंस वैदिक रिवर कुभा डिटरमाइंड। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान में ये जो है बेसिकली वैदिक नदी थी कुभा। ठीक है ना, क्लियर है? काबुल भी इसे कहा जाता था, काबुल, काबुल नदी। ठीक है ना, और ये वैदिक कालीन नदी थी। और वैदिक कालीन नदी मतलब यह है कि देखिए आज वर्तमान समय में जो नदियां हैं वो आज वर्तमान समय में उनका मॉडर्न नाम है, लेकिन उस समय जो वैदिक कल्चर डेवलप हुआ था, वैदिक कल्चर के मैं टाइम पीरियड्स की बात करूं तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास में ये डेवलप हुई थी, जिसमें से 1500 से लगायत 1000 ईस्वी पूर्व तक ये जो है आपका वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर। ठीक है, और उसके बाद उत्तर वैदिक आ गया, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक। ठीक है, अच्छा, इसका टाइम 1000 से 600 तक। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लोहे की खोज हुई थी, लोहे की खोज। अब यहाँ पे एक बात आ गई समझ में आपको, ये जो वैदिक काल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का बाद का काल है। तो अब बताइए कि लोहे की खोज कब हुई? तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में हुई। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानेंगे? नहीं जानेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कांसा से परिचित थे? हाँ थे। तांबा से थे? हाँ थे। लोहा से नहीं। सोना से? हाँ। चांदी से? हाँ। इन सभी से थे, लेकिन लोहा से नहीं। इतना याद रखना। ठीक है बाबू, क्लियर है? अच्छा, अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये चीन तुर्किस्तान को खत्म कर दीजिए। कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक काल पूछ रहा है। ठीक है, ये खत्म कर दीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान में कुबा नदी थी, वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कालीबंगा, देखिए कालीबंगा स्थित है भाई, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा के बारे में अभी जस्ट बताए आपको। गुजरात में स्थित है? नहीं। पाकिस्तान में? नहीं। हरियाणा में? नहीं। राजस्थान में? यस, राजस्थान में स्थित है। जिला, अगर जिला पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस जिले, सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कालीबंगा शहर था किस जगह पे स्थित था, किस जिले में स्थित था, तो जिले का नाम आपका है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के किनारे स्थित था बाबू? घग्गर नदी, घग्गर नदी। क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में स्थित है बाबू? राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। ठीक है, और यहां पे एक चीज मैं और बता दूं कि यहां पे जो कालीबंगा था, यहां पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जूते हुए खेत मिले थे, जूते हुए खेत। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वो शहर था, कौन सा वो स्थान था जहां जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? बाबू कालीबंगा बता दीजिएगा, राजस्थान में स्थित था। हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है, हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है, राखीगढ़ी। ठीक है, अच्छा, पंजाब में
रोपड़ स्थित है, रोपड़ स्थित है। किस नदी के किनारे बाबू, किस नदी के किनारे? तो ये है आपका सतलज नदी। ये पूछता है, ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। गुजरात में 2 शहर महत्वपूर्ण हैं, पहला लोथल और दूसरा धौलावीरा। और एक चीज मैं बता दूं, धौलावीरा, ये धौलावीरा को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर को, विश्व धरोहर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। चले, इतना हमें लगता है बहुत हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था भाई? तो आपका मल्टीपल यूजर किए थे? नहीं। अर्नेस्ट मैके? नहीं। वत्स? नहीं। किसने? सर जॉन मार्शल। कौन थे भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने 1924 में, आज से 100 साल पहले, 2024 चल रहा है ना, आज से 100 साल पहले इन्होंने क्या किया था? एक सिविलाइजेशन की खोज की थी इनके अंदर में। चूंकि इनके अंडर में हो रहा था, खोज तो किए थे दयाराम साहनी, खोज तो किए थे आर.डी. बनर्जी, लेकिन इन्होंने इनके अंडर में रहते हुए खोज किया था ना, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया था, किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। इंग्लिश में भी हु फर्स्ट यूज द टर्म्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इन्होंने किया था सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। क्लियर है यहां तक की चीजें? मुझे लगता है आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी भाई? चंपा किस महाजनपद की? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी वो थी चंपा। सबसे 16 महाजनपद थी, 16 जहां महाजनपद में सबसे जो बेहतरीन जनपद था वो मगध था। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल जो जनपद निकल करके आया वो कौन था? मगध महाजनपद था, ठीक है ना। वज्जी, ये नज्जी नहीं है बाबू, वज्जी है, वज्जी। ये जो वज्जी थी ये जो है लोकतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, वज्जी जो थी वो लोकतंत्रात्मक थी, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे भाई? तो आपके ये जो लोहा है ना इससे अपरिचित थे। Which metals were people's Indus Valley civilization unfamiliar? मतलब किससे संबंधित नहीं थे, अपरिचित थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा, यहां सांबा नहीं होना चाहिए, तांबा होना चाहिए। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ठीक है, इन सभी से ये सब संबंधित थे, परिचित थे, जानते थे। लोहा को नहीं जानते थे, लोहा को नहीं जानते थे। क्लियर है? चलिए अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर अगर लोहा को नहीं जानते थे तो ये सब जो कालीबंगा में खेतों के साक्ष्य मिले थे, जुताई के साक्ष्य मिले थे, वो किससे हुए थे? तो लकड़ी के हल बनाते थे ये लोग। क्लियर बाबू? लकड़ी के हल बनाते थे, किसके? लकड़ी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन, किसमें भाई? आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। बताइए किसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। किसमें? मदर पावर में, मातृशक्ति में। कैसे पता चला भाई? महिलाओं की मूर्ति बहुत ज्यादा मिली थी, ठीक है। मृद जो मूर्ति होती थी, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती थी, वो मिली थी। और साथ ही साथ नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। नर्तकी, नर्तकी मतलब नृत्य करती हुई, डांस करती हुई लेडी मिली हुई थी, उसकी मूर्ति मिली हुई थी। पुजारी की भी मूर्ति मिली हुई थी, पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो हम ये बता दें कि मातृशक्ति में विश्वास करते थे, माता की पूजा करते थे। और उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, इनकी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ,
ठीक है, पशुपतिनाथ। ये जो पशुपतिनाथ थे, इनको पशुपति क्यों कहा गया? क्योंकि ये जहां पे बैठे हुए थे, इनके इस साइड में बाघ था, गैंडा था, बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, बाघ, गैंडा, भैंसा, और एक शायद कुछ और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और इनके जो पैर थे, पैरों पे 2 हिरन बने हुए थे, 2 हिरन, ठीक है ना। बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, और कुछ एक और था कुछ, ठीक है, बाघ, गैंडा, भैंसा, और एक हाथी थी शायद, ठीक है ना, हाथी भी थी, हाथी, ठीक है। तो इन सभी से सभी लोग परिचित थे। गाय से, ये जो शेर है, शेर से ये लोग परिचित नहीं थे। जानवर की अगर बात करें तो शेर से ये लोग परिचित नहीं थे। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसको बोला गया, इस मूर्ति को बोला गया पशुपतिनाथ। हिरन, 2 हिरन थे, 2 पैरों पे छपे हुए थे। और उसके बाद ये लोग पीपल की पूजा करते थे, पीपल की वृक्ष की, और कुबड़ वाले सांड की, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड। अच्छा, पता कैसे चला? तो मोहर पे ये सब चीजें देखने को मिली थी। ऐसा माना जाता था कि ये सब के सब चीजें पूजनीय थी। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाए। मुझे लगता है कि इतने काफी जानकारी आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यज्ञ प्रणाली भी देखने को मिली थी, ये बाबू राखी गढ़ी में देखने को मिली थी, राखी गढ़ी, अग्नि वेदिका मिली थी देखने की, राखी गढ़ी से भी, और ये कालीबंगा से भी देखने को मिली थी, कालीबंगा से भी, ठीक है ना। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका, ठीक है। ऐसा तो माना जाता था कि हो सकता है कि ये सब यज्ञ भी करते रहे हो। ठीक है, अच्छा, कर्मकांड की बात करें तो कर्मकांड होता नहीं था, कर्मकांड वहां पे नहीं होता था, और लोग एक दूसरे को समान मान के चलते थे, कोई किसी को छोटा या बड़ा ये सब ऐसे नहीं मानता था। ठीक है, एक तरीके से उचित समतावादी थे ये लोग, उचित समतावादी। ठीक है, उचित रूप से डिफरेंस देखते थे लेकिन समतावादी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मंडल की संख्या है बाबू, तो आपके 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल है? 10 मंडल। अब ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की, ऋग्वेद में द नंबर्स ऑफ मंडल, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, सबसे ओल्ड। ठीक है ना। अगर इसके पहले फर्स्ट मंडल्स और 10th मंडल्स की बात करें तो ये सब नया है, ये दोनों नया है, न्यू, और बाकी सब पुराने। ठीक है ना। इसी में तीसरा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्ड मंडल, थर्ड मंडल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, मंत्र की रचना की गई थी, गायत्री मंत्र की। किसके द्वारा भाई? विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है ना। ये जो गायत्री मंत्र था किसको समर्पित था? तो ये जो गायत्री मंत्र समर्पित था बेसिकली ये सूर्य देवता को समर्पित था, सूर्य देवता को समर्पित था। किसको समर्पित था? सूर्य देवता को समर्पित था। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र था। ठीक है, और ये किसको? सूर्य देवता को समर्पित था। ये ओवरऑल चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मंडल थे, ठीक है, मंडल के अलावा भी कुछ थे। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं, ये थे मंत्र। क्या थे भाई? मंत्र। और ये थे ग्रुप ऑफ मंत्र, और ये था चैप्टर, ये था चैप्टर, 10 चैप्टर, 10 मंडल को 10 चैप्टर माना जाए, और ये पैराग्राफ था, और ये आपका मंत्र था, उसमें लिखे हुए मंत्र। कितने मंत्र? 10,462, 1028 सूक्त। इन्हें ऋचाएं बोलते थे, मंत्रों को ऋचाएं बोलते थे, ऋचाएं। ठीक है, और 1028 और 10 मंडल। इसमें से जो 10वां मंडल था, इसमें पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। कैसे? कि एक ब्रह्म पुरुष थे, ब्रह्म पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्म पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय की, ब्रह्म पुरुष के जो पेट हैं वहां से वैश्य की, और जो ब्रह्म पुरुष के पैर थे वहां से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा वर्णन देखने को मिला था। तो जो शूद्र शब्द का पहली बार वर्णन मिलता है, क्वेश्चन पूछता है ये, तो ये आपका 10वां मंडल हो जाए। ठीक है बाबू। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मंत्र थे समर्पित थे इंद्र देवता को, 250 मंत्र समर्पित थे। और उसके बाद अग्नि को ये भी क्वेश्चन पूछता है, अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं। अच्छा,
ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता प्रमुख थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में जो सोम देवता हैं वो प्रमुख हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में जौ सबसे प्रमुख था, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो धान और गेहूं सबसे प्रमुख हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से सबसे पुराना और सांस्कृतिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण था वो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। इसके अलावा गरुड़ पुराण, वायु पुराण, विभिन्न प्रकार के बहुत से पुराण, 18 पुराण है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मत्स्य पुराण था, जो कि एग्जाम के लिए भी जरूरी था, तो हमने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर, इसलिए हमको बताना पड़ा आपको, ठीक है। चले बाबू आगे बढ़ जा। अरे कहाँ है भाई? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पूरा? आपका सही आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किससे, किससे संबंधित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर? नहीं, तीनों में नहीं। किस पे? दर्शन, दर्शन पर, ऑन फिलोसफी, ऑन फिलोसफी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो उपनिषद होता था, ये गुरुजी बैठ करके शिक्षा देते थे, बच्चे सुनते थे। इस प्रक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न पुस्तकें थी उन्हें हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उस समय का कल्चर था, और उस समय के कल्चर्स में कुछ इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती थी, ठीक है बाबू। चले आगे बढ़ जाए। तो ये किस पे आधारित थी भाई? दर्शन पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है भाई? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। कौन है भाई? मेरुतुंग, द ऑथर ऑफ द प्रबंध चिंतामणि। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है भाई? तो 10 मंडल है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, ऑलरेडी हमने बता दिया, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध संगति कहां हुई थी? वेयर डिड द बुद्धिस्ट संगति टेक प्लेस, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर से यहां पे हो जाएगा राजगिरी, ठीक है ना, राजगिरी। बात समझ में आ गई? राजगिरी। और ये जैसे जो बौद्ध संगति थी, ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां, ठीक है ना। 4 बौद्ध संगति में सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में देखने को मिली थी, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था? वेयर डिड द फर्स्ट ह्यूमन गोल्स फाउंड इन इंडिया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्लामाला पहाड़ी, या फिर नर्मदा घाटी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में सबसे पहले भारत में मनुष्य से संबंधित साक्ष्य मिले थे। लेकिन अगर कृषि का साक्ष्य पूछ देगा, कृषि का साक्ष्य, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है ना। क्लियर है? मेहरगढ़ में मिला था। अभी जल्दी ही नई शोध, नई रिसर्च निकल करके आई है। कोल्डिहवा के बाद एक है लहुरादेव, लहुरादेव। कोल्डिहवा भी है, कोल्डिहवा जो कि इलाहाबाद के आसपास था, लेकिन कोल्डिहवा, डिहावा, ठीक है ना, कोल्डिहवा। लहुरादेव है, लहुरादेव, लहुरादेव, जो कि संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर कहां पे? संत कबीर नगर में, ठीक है। नई रिसर्च के हिसाब से सामने आया है ये बात कि यहाँ पे भूसी के साक्ष्य मिले थे, और ये भूसी के जो साक्ष्य मिले हैं, जब इनका कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये 9000 वर्ष पुराने हैं, 9000 वर्ष पुराने। बात समझ में? तो ऐसा माना गया कि कोल्डिहवा के बाद, मेहरगढ़ के बाद सबसे पुराना साक्ष्य कहीं से देखने को मिला? तो लहुरादेव संत कबीर नगर में देखने को मिला, ठीक है ना। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला था मानव का, वो कहां पे? नर्मदा नदी की घाटी में। और जो कृषि के साक्ष्य मिले थे वो बेसिकली लहुरादेव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया चीजें, मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इन विच वेद सभा एंड समिति बीन कॉल्ड द डॉटर्स ऑफ प्रजापति? ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की यहाँ पे बात कर ले तो सबसे नया वेद है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो ये जो वेद है इसमें सामान्य मनुष्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना के। ठीक है, अच्छा अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की बेसिकली जो विशेषता है यज्ञ से संबंधित है, यानी कि यज्ञ से रिलेटेड जितने भी विधि विधान देखने को मिलते थे वो यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर लें सामवेद की तो ये भारतीय संगीत के जनक माने जाते हैं। ये जो किताब है सामवेद भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। और साम का अर्थ होता था, साम का अर्थ होता था गान, साम का अर्थ होता था अर्थ गान। ठीक है ना, साम का अर्थ गान। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जितने भी देवी देवता के बारे में कोई भी वर्णन देखने को मिलता है कंप्लीटली ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है, कंप्लीटली ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था? कौन सा स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था भाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका बोध गया है ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। जो बोध गया है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये तथागत बुद्ध कहलाए, तथागत बुद्ध कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया तब ये तथागत बुद्ध कहलाए। और इस यहाँ पे जहाँ पे निरंजना नदी के तट पर जहाँ पे एक वृक्ष था, जो पेड़ था, पीपल का पेड़ था बेसिकली, तो इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। और ये कहाँ पे है बेसिकली? ये बिहार में है, बिहार में भागलपुर मुंगेर के आसपास में है, भागलपुर मुंगेर। ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका है। जो निरंजना नदी है बेसिकली कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये आपके बिहार में स्थित है। और महात्मा बुद्ध को यहाँ नॉलेज प्राप्त हुआ था, जानकारी, या फिर हम ये कहें कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले थे भाई? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए कि कालीबंगा। कालीबंगा से कई बार बता चुके, राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला है, कई बार बता चुके, इसके पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। धौलावीरा पानी की सबसे सुदृढ़ व्यवस्था, सबसे सुदृढ़ व्यवस्था, सुदृढ़। और पानी की सबसे बेकार व्यवस्था कालीबंगा, बेकार व्यवस्था, बेकार व्यवस्था, पानी की सबसे बेकार व्यवस्था। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार पाया गया था, याद रखना है, स्नानागार पाया गया था, स्नानागार। अन्नागार भी पाया गया था। अन्नागार का मतलब समझ रहे हो? गोदाम समझ लो, गोदाम, गोदाम पाया गया था, अन्न से भरा हुआ गोदाम पाया गया था, भरा हुआ नहीं पाया गया था, मतलब अन्नागार पाया गया था। वहां पे साक्ष्य जो मिले उनके अकॉर्डिंग पता लगाया गया। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी पाई गई थी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी मतलब डांस करती हुई लेडी की जो मूर्ति पाई गई थी। और पुजारी की भी मूर्ति यहीं पे पाई गई थी, पुजारी की। और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति पाई गई थी ये आपके हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, ये जो लोथल है यहाँ पे पाया गया था बंदरगाह, याद रखना है, बंदरगाह। धौलावीरा को विश्व धरोहर की श्रेणी में ऐड किया गया है, ये तो बता दिए। यहाँ पे जो सही साक्ष्य मिल गया, जो हड़प्पन में खेत जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिल गए वो आपका कालीबंगा से मिल गए, ये आपको याद रखना है।
कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी वही है, तो इसको रिमूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है पूछ रहा है। और यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट्स रिलेटेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगा है, जी हाँ, राजस्थान में मिला था, कालीबंगा है। अच्छा, रोपड़ है, जी हाँ, पंजाब में मिला था, सतलज नदी के तट पे, सतलज नदी के। ठीक है, अच्छा, लोथल है, जी हाँ, मिला था, लोथल मिला था, कहां पे, गुजरात में। पाटलिपुत्र नहीं है, सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र बेसिकली किससे संबंधित है भाई, ये है आपका हर्षवर्धन से संबंधित है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन से संबंधित है। जब हम आपको हर्ष को पढ़ाए थे तो बताए थे। ठीक है, कन्नौज भी, कन्नौज भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखिए, कालीबंगा किस नदी के तट पे है, क्वेश्चन पूछ लेगा तो घग्गर नदी के तट पे। रोपड़ किस नदी के तट पे है पूछ लेगा तो सतलज नदी के तट पे। लोथल किस नदी के तट पे है पूछ लेगा तो ये जो है साबरमती नदी की एक सहायक नदी थी, भोगवा नदी, भोगवा नदी, साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पे लोथल स्थित था। चलिए आगे बढ़ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण डाक यार्ड कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है भाई, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में है। भारत में लोथल, किस राज्य में, गुजरात में। ठीक है ना, अच्छा, हड़प्पा नदी की, हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पे है, सिंध नदी के दाएं तट पे, याद रखना, ये नदी पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बुर्जहोम संबंधित है, कहां से संबंधित है भाई, ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल है और ये कश्मीर में पाया गया था। कहां पे, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, और बुर्जहोम में बेसिकली गर्तावास भी पाया गया था, गर्तावास। गर्तावास का मतलब समझ रहे हो, गड्ढा बना करके, अरे आज वर्तमान समय में उसको हम लोग वो बोल सकते हैं, बेसमेंट बोल सकते हैं, बेसमेंट पाया गया था। कहां पे, बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। किस समय से पाया गया था, नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का यह स्थल है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। बुर्जहोम इज रिलेटेड टू, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम द न्यूलिथिक एज, फ्रॉम द न्यूलिथिक एज, क्या हो जाएगा आपका, न्यूलिथिक साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है भाई, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, वही लोथल सही हो जाएगा, यहाँ पे लोपल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों भाई, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्य सभ्यता भी बोली जाती है, आर्य सभ्यता, इससे हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे गांव था और यहाँ पे शहर था, ग्रिड पद्धति थी, शहरी नियोजन बहुत बेहतरीन था, बताए थे आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महास्नानागार पाया गया था भाई, महास्नानागार पाया गया था, आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में पाया गया था महास्नानागार। अन्नागार भी पाया गया था, अन्नागार। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मतलब यहाँ पे खूब ढेर सारे मतलब टीला पे बेसिकली खूब ढेर सारे लाशें मिली थी, उनको मृतक बोला गया था, इसलिए इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अन्नागार भी पाया गया था मोहनजोदाड़ो में और स्नानागार भी पाया गया था, स्नानागार क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है ना, द ग्रेट बाथ हाउस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फाउंड, तो आपका सही आंसर मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ ले तो बेसिकली वो 11.88 करके था, ये लंबाई था बेसिकली, ये 7 मीटर चौड़ाई था उसकी। ठीक है ना, और 2.43
ये उसकी गहराई थी, ठीक है ना। अच्छा, ये किस लिए यूज होता था भाई, ये किस लिए यूज होता था, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान। ऐसा माना जाता था कि किसी भी प्रकार का जब धार्मिक आयोजन होता था तो लोग नहाते थे उसमें, तब जाकर के धार्मिक आयोजनों को, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को पूरा करते थे। और बगल में कमरा था, बगल में कमरा था जिसमें लोग अपने ड्रेसेस वगैरह चेंज करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, गुजरात में स्थित नहीं है बाबू। तुरकोटा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, जैसलपुर गुजरात में, सुकांगेडो कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, सुरकोटता में घोड़े के हड्डी के साक्ष्य पाए गए थे, घोड़े के हड्डी की साक्ष्य, ये पूछा है, हड्डी के साक्ष्य ये पूछा है एग्जाम में, ये बन सकता है क्वेश्चन, ये पूछा है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य पाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कई बार हम आपको बता चुके, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आप बता दीजिए भाई, कालीबंगा, ठीक है ना। बनवाली कहाँ स्थित था भाई, राखीगढ़ी में, सॉरी वहां हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। अगर राज्य पूछे तो बता दीजिएगा, कालीबंगा का राज्य पूछे तो बता दीजिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया भाई, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी, सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सिंधु नदी का अनगिनत बार उल्लेख किया गया है वैदिक काल में। सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी थी। यमुना नदी 3 बार वर्णन में देखने को मिलती है, 3 बार उल्लेख। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख। इसका मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो बेसिकली सिंधु नदी के आसपास थे, गंगा नदी को कभी कभी वो जाने रहे होंगे। गंगा नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं थी उन लोगों के लिए। उत्तर वैदिक काल में जब वही आर्य लोग थे, जब ट्रांसफर हुए गंगा नदी की तरफ, तो गंगा नदी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाए। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख, नर्मदा नदी का उल्लेख ही नहीं मिलता है, सिंधु नदी का अनगिनत बार उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का अनगिनत बार उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता से तात्पर्य है, सीता से तात्पर्य है, सीता एक प्रकार का कर था। कैसा कर भाई, कृषि कह सकते हैं, राजकीय भूमि से प्राप्त कर था भाई, राजकीय भूमि से। कितना परसेंट, 10%, उपज का 10%। किसके द्वारा वसूला जाता था भाई, राज्यों के द्वारा, जो राजा वहां पे हुआ करते थे, राज्यों के द्वारा वसूला जाता था 10%। एक प्रकार का ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। सीता। अच्छा एक चीज और बता दो, ये जो ऐसे जुताई के समय में जो फाल लगता था, हल जो होता था, हल जब जोत देता था तो उसमें जो रेखाएं बनती थी उसे भी सीता कहते हैं। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी जान लीजिएगा बाबू, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए। मुझे लगता है आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। भाग और बलि, भाग और बलि क्या थे भाई, भाग और बलि भी राजस्व के स्रोत थे, ये भी टैक्स ही थे, ये भी कर थे। भाग तो क्या था, भाग बेसिकली ये क्योंकि राजा था, राजा का भाग तो बनता ही है, जाहिर सी बात है, जो भी चीजें उगेगी राज्य में उसके, तो उसमें कहीं ना कहीं राजा का भाग बनता है। और ये कितना था, 1/6 था, 1/6, ठीक है ना, 1/6 मतलब 6वां भाग था, उपज का 6वां भाग था बेसिकली किसका, राजा का हुआ करता था भाग। बलि भी वही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात ही नहीं थी, वो जानते नहीं थे, द क्रॉप विच नॉट नोन द वैदिक पीपल्स इज। तो तंबाकू ऐसा फसल था जिसको वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। चावल को जानते थे, यस जानते थे। गेहूं को जानते थे, हाँ जानते थे। जौ को जानते थे। वैदिक काल में जौ बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। कौन, गेहूं और चावल, ठीक है, याद रखना है। सही आंसर क्या, तंबाकू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है भाई अग्नि को या इंद्र को या रुद्र को या विष्णु को, किसको, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्र को। कितने, 250। अग्नि को कितने, 200।
सबसे ज्यादा इंद्र। ठीक है, किसके देवता थे भाई? वर्षा के देवता थे, युद्ध के देवता थे, तभी आपको याद रखना। वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं भाई, वैदिक युग की दो लोकप्रिय संस्थाएं, सबसे पहला है सभा, ये यहाँ पे कहा गया भाई, सभा और समिति। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति। सभा क्या थी भाई? ये जो महासभा, सॉरी महासभा नहीं होना चाहिए, सभा होना चाहिए। ये जो सभा थी, सभा थी, ये उच्च वर्ग के लोगों की, या फिर हम ये कहें कि वृद्ध लोगों की संस्था थी। और जो समिति थी, ये निम्न वर्ग के लोगों की संस्था थी या फिर समिति थी। सब लोग अपनी अपनी बातें इसमें रखते थे, उसका सुनवाई श्रेष्ठ लोगों के द्वारा किया जाता था, तब जाकर के निष्कर्ष निकाला जाता था। ठीक है, तो कंप्लीटली इतने क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, एक एक क्वेश्चंस का कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन किया, जितना जरूरी फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे सभी को हमने बता दिए। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। प्लेलिस्ट फॉलो करिए, प्लेलिस्ट अगर फॉलो करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी क्वेश्चन को सही या गलत करने से पहले एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दें। एक्सप्लेनेशंस आप अगर देख लेते हैं ध्यान से, तब आपको किसी भी प्रकार का सही या गलत होने की आशंका नहीं रह जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार एक्सप्लेनेशन पहले देख लो, फिर आप कमेंट करो कि सर ये सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन सही या गलत होते हैं उनको मैं एक्सप्लेनेशन में क्लियरिफाई कर देता हूं। जिस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है उस क्वेश्चन का क्लियरिफाई कर देता हूं कि यहाँ पे ये सही हो सकता है, सही है तो कैसे है, नहीं सही है तो कैसे नहीं सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, करते रहिए तैयारी, जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट फॉलो करिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।